Okay, we were discussing about the importance of ED and इसमें हमने इम्पोर्टेंस पे बात चल रही थी ना, या इससे पहले फीचर्स चल रहे थे? नेचर नेचर हो गया था सारा। हाँ, ये हो गया। इम्पोर्टेंस में ऑप्टिमम यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, 4 पॉइंट तक बात हुई थी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा, ठीक। देखिए, इम्पोर्टेंस हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, एंड वी हैव डिस्कस्ड द 4 पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बेसिकली इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कंसर्न है, इकोनॉमी की ग्रोथ इससे रिलेटेड है, ठीक है। साथ ही साथ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी है। ऐसे क्षेत्र जो कम डेवलप है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की ज़्यादा आवश्यकता है। आई गेव द एग्जांपल ऑफ इंडिया इन विच डिफरेंट स्टेट्स आर देयर, बट नॉट ऑल दी स्टेट्स आर प्रॉपरली डेवलप्ड, इक्वली डेवलप्ड, ठीक है। So entrepreneurship is more required in those states where those the areas are less developed, like rural areas है वहाँ पर और कम डेवलपमेंट है, वहाँ ज़्यादा जरूरत है। फिर ये हेल्प करता है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में, पॉवर्टी को दूर करने में। फिर मैंने बताया था ऑप्टिमम यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो भी लोकल रिसोर्स आपको इजीली अवेलेबल है आसपास, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उससे जो भी बिजनेस या फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, जो भी आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं उससे, वो वहां पर की जानी चाहिए। इतनी बातें हमने कर ली थी 4 पॉइंट में। अब इसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूजेस सोशल टेंशन। थोड़ा अलग हटके ही बात है। देखिए, सोशल टेंशन की बात की जा रही है, तो सोशल टेंशन बेसिकली क्या है? आज की डेट में अगर हम देखें तो सोसाइटी के लिए टेंशन कौन है? तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है यंग जनरेशन की। यंग जनरेशन जो कि पढ़ी लिखी है, जो कि बेरोजगार है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे कर क्या रहे हैं? मतलब वो पढ़ लिख गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है, तो दे आर इंगेज इनटू सम काइंड ऑफ थेफ्ट, सम काइंड ऑफ रॉबरी, चेन स्नैचिंग, क्राइम, डिजिटल क्राइम, राइट। आप देखते भी हैं आज की डेट में जो भी एटीएम से रिलेटेड जो फ्रॉड हो रहे हैं, एटीएम मशीन हैक कर लेना, उठा लेना, तोड़ लेना उसको, या आपके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लेना, या आपके लेन देन खातों से बैंक के ट्रांजेक्शन्स के साथ गड़बड़ी या छेड़खानी करना, ठीक है। ये कोई अनपढ़ बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये वो हैं बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग हैं। आप देखिए कि एटीएम आपका पिन पता कर लेना, एटीएम आपके बैंक से ट्रांजेक्शन या पैसे निकाल लेना, ये तभी कर पाओगे आप जब आप इन सब में मास्टरी रखोगे। और ये कोई अनपढ़ बच्चे नहीं है, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास अपने काम धंधा नहीं है, ठीक है। तो पैसे के चक्कर में, अपने घर चलाने के चक्कर में वो ऐसे उल जलूल काम कर रहे हैं। चेन स्नैचिंग, अब चेन स्नैचिंग में भी देखिए आप, जनरली कोई बुढ़ा या कोई बच्चा नहीं कर रहा है, वो सब यंग है बच्चे, मतलब दे आर यूथ जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्याओं में भी कमी आएगी। हालांकि ये इनडायरेक्ट वे है कहने का, कोई इसका कोई लॉजिकल रिसर्च बेस्ड ये फैक्ट नहीं है कि ऐसा होगा ही, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसा प्रायः देखा गया है कि अगर लोगों के पास जॉब्स होंगी, लोगों के पास अपना बिजनेस काम धंधा होगा, तो वो चोरी चकारी और ये सब चीजें कम करेंगे, ठीक है। तो उससे जो सामाजिक समस्याएं हैं, सोशल टेंशन हैं, उनमें भी कमी आएगी। तो वही बात की गई है, डिफ्यूजेस सोशल टेंशन, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम समाज की प्रॉब्लम्स को, समाज की समस्याओं को भी कम करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। ये बात की जा रही है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ
सर वो पवन को ज्वाइन कर लीजिए, उसका हो नहीं रहा है कनेक्ट। वैसे इसको अगर आप देखें, यूपी में आप देखते हैं कि कितनी घटनाएं हैं, आम है, ठीक है, चोरी चकारी चेन स्नैचिंग रोज की बात है। अगर आप गुजरात की बात करते हैं, ठीक है, तो गुजरात में आप पाएंगे कि वहाँ पे बहुत ही सेफ है एनवायरनमेंट। सूरत, गुजरात, ठीक है, वहाँ रात में भी आप देखें तो बहुत से दुकानों में ताले नहीं लगते, बहुत सी जगहों पर जैसा सामान पड़ा है ऐसे ही पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 90% लोग बिजनेस क्लास के, सब बिजनेस ही में ही इन्वॉल्व है, सर्विस बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि वहाँ पर कोई भी इस तरीके की सोशल टेंशन नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, ये हम बात कर ही चुके हैं। जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पिछड़े एरियाज हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करनी होती है, ठीक है। हमें जो रोजगार है, जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो हथकरघा उद्योग हैं, वो उन क्षेत्रों में लगाने चाहिए, उन क्षेत्रों में शुरू करने चाहिए जो बैकवर्ड है। तो बैकवर्ड एरियाज में अगर ऐसे बिजनेसेस हम चलाएंगे तो वहाँ पर रोड्स, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे आयात निर्यात की व्यवस्था, वहाँ पर जॉब्स लोकली लेबर के लिए, तो बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर ऑलरेडी आ जाएंगी जो सरकार नहीं कर पा रही है। वो वहाँ पर फैक्ट्रीज आने की वजह से कहीं ना कहीं चीजें शुरू होने लगेंगी। तो ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। फिर इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि देखिए, पहले आपके पास रोजगार नहीं है, आपका कोई इनकम का जरिया नहीं है, ठीक है। तो जब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होंगे तो वो लोग जो नौकरी पेशा नहीं है, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो अपना कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करेंगे, और रोजगार शुरू होने की वजह से उनकी कुछ ना कुछ इनकम होगी, और वो 10 लोग जो उनके साथ जुड़ेंगे उनको भी इनकम मिलेगी। उनकी फैमिली में अगर पहले एक बंदा कमा रहा था तो अब 2 या 3 लोग कमा रहे हैं, वाइफ भी कमा रही है उनकी, और हस्बैंड अलग कमा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं इनकम फैमिली की बढ़ेगी, और फैमिली जो एक पर्टिकुलर रहन सहन जीवन यापन कर रही थी, उससे ऊपर उठ के अब वो उन प्रोडक्ट्स और उन सर्विसेज को भी इस्तेमाल कर पाएंगे जो पहले उनकी रीच में नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक एक इम्पोर्टेंस ये भी है एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट की, कि ये आपके जीने के ढंग को, जीवन यापन के ढंग को भी एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देता है। फिर बात आ रही है फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स। देखिए, आपके ड्रीम का ये एक पार्ट है कि भाई आप सोचते हैं ऐसा कि मैं एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनूं, मेरे पास भी घर हो, अपना फैक्ट्री हो मेरी, या घर में कार हो, वटेवर, ठीक है। तो आप सोचते ही हैं, खाली उसको आप कर नहीं पाते एग्जीक्यूट। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जमीन पर, पृथ्वी पर, और ऐसे ही सपना लेके वो और नौकरी करके वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाते। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बेसिकली आपको एक मौका देता है कि आपने अगर ऐसा कोई सपना आपका है, उसे पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी, गवर्नमेंट हेल्प करेगी, और आप कहीं ना कहीं अगर हार्ड वर्कर हैं और फोकस्ड हैं, आपका एक विजन है, तो आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्लियर है इसकी इंपॉर्टेंस सारी? यस सर। चलिए अब बात करते हैं ईडीपी प्रोसेस की, या स्टेजेस और स्टेप्स इन ईडीपी, ठीक है। इसका एक नाम आप ईडीपी प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो इट इज आस्क्ड विद ऑल द नेम्स। स्टेजेस अगर पूछे जाए, स्टेजेस ऑफ ईडीपी, या स्टेप्स इन ईडीपी, या ईडीपी का प्रोसेस, तो आपको यही स्टेप्स लिखने।
ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, पहले से आप इसको मेंशन कर लीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस यूनिट में अक्सर इसको पूछा जाता है और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही जनरली पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा लेंथी है। देखिए 5 स्टेप हम रख सकते हैं ईडीपी प्रोसेस के। ईडीपी प्रोसेस का मतलब समझ ही गए होंगे कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो इसका क्या प्रोसेस है एग्जीक्यूशन का, और स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो कैसे इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें पहला स्टेप जो आएगा, 5 स्टेप है इसमें, वन बाय वन बात करेंगे। जो पहला स्टेप है ईडीपी प्रोसेस का वो है इनिशियल प्रिपरेशन। पहले इनिशियल प्रिपरेशन का मतलब समझिए। देखिए अगर किसी क्षेत्र में आपको ईडीपी प्रोग्राम शुरू करना है, ईडी प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, तो क्या करना होगा, हमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। अब प्रिपरेशन किस तरीके की प्रिपरेशन आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमें करना है तो हम कहाँ करेंगे, ठीक है, और कहाँ करेंगे, किनको इनवाइट करेंगे, कौन प्रोग्राम कंडक्ट कराएगा, किन चीज़ों की हेल्प हमें मिलेगी, किन से परमिशन लेनी होगी, ठीक है, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी चीज़ें, ये सब इनिशियल प्रिपरेशन का पार्ट है। तो इनिशियल प्रिपरेशन बेसिकली कुछ नहीं, हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होने के पहले जो भी प्रिपरेशन की जाती है या करनी होती है वो इनिशियल प्रिपरेशन का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, इन्हीं को लेके आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला है प्री पोटेंशियल सर्वे ऑफ एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। प्री पोटेंशियल सर्वे यानी कि सर्वे कराया जा रहा है, वो भी पहले, ईडी प्रोग्राम के पहले, चलाने से पहले हम सर्वे कर रहे हैं किसका, एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज, यानी वहां पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उस पर्टिकुलर एरिया में हमें दिख रही है, ठीक है, उस एनवायरमेंट में हमें दिख रही है। तो जैसा कि वहाँ की परिस्थिति है, वहाँ का एनवायरमेंट है और वहाँ पर कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, रॉ मटेरियल वगैरह, वहाँ पर कौन सी लेबर किस तरीके की अवेलेबल है, वो सब हमें चेक करना है और इसके लिए हम सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वे जब हो जाएगा उसके रिजल्ट के अनुसार हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वहाँ पर किस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स या किस तरीके के हमें बिजनेस की ज़रूरत है और उसी तरीके के बिजनेसेस पे फोकस करके आगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्री पोटेंशियल सर्वे में आ जाएगा। फिर जो इसका पब्लिसिटी कैंपेन है वो बहुत पहले से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई प्रोग्राम कराते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के पीछे वहाँ पब्लिसिटी भी काम करती है, यानी कि लोगों को मालूम चला कि लोगों को मालूम चल जाए कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रोग्राम होने जा रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रोग्राम शुरू हो जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि पब्लिसिटी सॉरी ये प्रोग्राम यहाँ पर किस लिए कराया जा रहा है, कब तक कराया जाएगा, उसकी डिटेल ही मालूम नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बहुत पहले ही मान ले रहे हैं कि आप 1 महीना 2 महीना पहले ही उसका पब्लिसिटी शुरू कर दीजिए। अब पब्लिसिटी शुरू करने के लिए कौन से तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं आप वहाँ पर पोस्टर्स लगवा सकते हैं लोकल एरिया में, ठीक है। और गांव देहात में जनरली जब प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं तो आप रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगवाकर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं, वो भी कराया जाता है आज की डेट में। तो आप उसमें सबसे सिंपल जरिया है, अपनी कोई भी एक स्क्रिप्ट बोलकर रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको लाउड स्पीकर के साथ पूरे एरिया में आप जब चलवाएंगे तो सब लोगों को उसकी जानकारी हो जाएगी। फिर आप करवा सकते हैं जो रेडियो है लोकल चैनल, वहाँ बात कर सकते हैं और लोकल रेडियो चैनल पर आप उसको प्रसारित करा सकते हैं। तो ये सब पब्लिसिटी कैंपेन में आ जाएगा। कोई भी प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जब उसकी पब्लिसिटी अच्छे से हो जाएगी,
ठीक है, तो पब्लिसिटी बहुत पहले से आप शुरू करा दीजिए, ये इनिशियल प्रिपरेशन का पार्ट है। फिर बात आ रही है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर प्रॉब्लम जो आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है कि भाई प्रोग्राम कंडक्ट कहाँ कराया जाए। जनरली देखा गया है कि इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन अभी भारत इतना विकसित देश नहीं हुआ है कि हर तरीके से हर जगह पर आपको उन्नत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। अभी आप कोरोना में देख ही रहे हैं हालत क्या है, ठीक है। बरेली जैसे शहर में भी 2 या 3 हॉस्पिटल्स ही मिले हैं। SRMS हो गया, ठीक है, रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज हो गया, राजश्री हो गया प्राइवेट में। इसके अलावा गवर्नमेंट को देखना पड़ रहा है कि अगर 100 बेड का कोई हॉस्पिटल खोले या 300 बेड का कोई हॉस्पिटल खोलें तो कहाँ खोलें, क्योंकि इतनी सुविधा ही नहीं है। इतना बड़ा गवर्नमेंट के पास कोई बिल्डिंग या कोई हॉस्पिटल नहीं है। जिला अस्पताल की हालत आप सभी ने देखी हुई है, वहां पर 100 बेड तो छोड़िए, आप 10 बेड भी ढंग से नहीं आप डाल सकते। तो ये हालतें हैं। और जब आप इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो फिर आपको वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो किसी बड़े शहर में एक आध बिल्डिंग होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप गांव देहात में इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा रहे हैं तो गांव के लोग या रूरल एरिया से लोग आप शहर में नहीं ला सकते, वो शहर में आएंगे भी नहीं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो आपको गांव में ही कोई व्यवस्था करनी होगी, आपको उस एरिया में ही कोई व्यवस्था करनी होगी ताकि वहीं पर ही ये प्रोग्राम चल जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कोई प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग को रेंट पे ले लिया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि स्कूल पूरे साल भर तो नहीं चलते, तो जब स्कूल में छुट्टियां हैं जैसे गर्मियों के समय पे अक्सर अप्रैल से लेकर जुलाई तक स्कूल की बिल्डिंग खाली रहती है, वहाँ पे कोई काम ऐसा सच नहीं होता, तो वो बिल्डिंग को यूटिलाइज आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मिल सकता है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए पहले से ही अप्रोच करना होगा। बिल्कुल एंड समय पे जब आपको कल प्रोग्राम कराना है तो आज आप बिल्डिंग के लिए जाएंगे तो कोई नहीं देगा, तो आपको पहले से ही इस पे बात करनी होगी। फिर बात आ रही है लेइंग डाउन पॉलिसी इश्यूज। एक पॉलिसी आपको बनानी होगी, ठीक है। पॉलिसी का मतलब समझते हैं, पॉलिसी क्या होती है? डू यू नो दैट व्हाट इज अ पॉलिसी? एनीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल? सर किसी पॉलिसी सर किसी को ऐसा कोई काम करने के तौर तरीके, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। थोड़ा फर्क है। देखो, रूल्स रेगुलेशन में पॉलिसी में थोड़ा फर्क है। रूल होता है रिजिड, रूल का मतलब है कि गाइडलाइन हाँ सर, टर्म्स एंड कंडीशंस। हाँ हाँ, देखिए रूल होता है रिजिड। रूल पे फिर आप जैसे हमने कह दिया कि साहब यहाँ पर आपको ये मास्क पहन के ही आना है, तो वो रूल है, ठीक है, कि वेयरिंग द मास्क इज कंपलसरी एंड दैट बिकम्स द रूल, कि भाई कोई भी आएगा वो मास्क पहन कर आएगा, ये रूल है। पॉलिसी होती है गाइडलाइंस, ठीक है। गाइडलाइंस रूल तो नहीं है, लेकिन वो हाँ आपको हेल्प करती हैं कोई डिसीजन लेने में, कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो बेसिकली पॉलिसी स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ईडीपी के लिए कि आपको क्या बनाने हैं, पॉलिसी बनानी है। तो इसका मतलब हुआ कि आप क्या करिए कि जो प्रोग्राम चलाएंगे आप, ठीक है, उसके लिए आप पहले से एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना के रखिए कि आप किन लोगों को वहां पर परमिशन देंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, आप किन लोगों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, उन लोगों को आप रिटन एग्जाम लेंगे या इंटरव्यू लेंगे या किस तरीके से उनको सिलेक्शन होगा। तो ये चीजें आपको पहले से मेंशन करनी होगी, क्योंकि लोगों को मालूम चले कि भाई अगर उन्हें ट्रेनिंग चाहिए या आपका ईडीपी प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो उन्हें क्या करना होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोग्राम कितने दिन का चलेगा, कहाँ चलेगा, क्या क्या सिखाएंगे उसमें, ये सब पॉलिसी स्टेटमेंट का पार्ट है। अगर कोई बात हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है इन द ड्यूरेशन, इन बिटवीन ऑफ द प्रोग्राम, तो आप क्या करेंगे। तो ये सब पॉलिसी अगर बनी होगी इस पर, ठीक है।
अगर पॉलिसी बनी होगी तो आपके लिए एक मदद हो जाएगी कि आप पॉलिसी को देखकर डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज लेइंग डाउन पॉलिसी इश्यूज। फिर आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, देखिए जब आप ट्रेन करेंगे तो आपको कुछ मटेरियल चाहिए होगा। जैसे आप देखते भी हैं, जैसे हम क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो क्लास में आपको मान लीजिए ट्रेनिंग देते समय आपको कोई चीज़ बतानी है, ठीक है, आपको कोई चीज़ इलेबोरेट करनी है, थ्योरेटिकली कोई चीज़ समझानी है, तो आपको बोर्ड चाहिए, आपको मार्कर चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ वीडियो की तरह दिखानी है तो आपको प्रोजेक्टर भी चाहिए, आपको लैपटॉप भी चाहिए, आपको स्पीकर चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ मशीन पे प्रैक्टिकल करवाना है, आपने अगर जो बच्चे साइंस के होंगे कुछ बच्चे अगर साइंस के होंगे, अगर आप में से, तो आपने देखा होगा कि आप इंटर में फिजिक्स के प्रैक्टिकल आपने किए होंगे। तो वो जो प्रैक्टिकल आपने किए उसके लिए लैब में आप गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझे होंगे आपने, ठीक है। तो वो वैसे ही यहाँ पर भी है। अगर आप किसी मशीन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, किसी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आपको डमी रूप में कुछ ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए होगा। उसको आप पहले से देखिए कि वो आपको कहाँ मिल पाएगा, ठीक है। वो ट्रेनिंग मटेरियल भी आपको अरेंज करके रखना है। फिर बात आ रही है टाई अप ऑफ गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी बेसिकली कौन ट्रेन करेगा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो गेस्ट फैकल्टी या ट्रेनर्स कौन होंगे यहाँ पर, ठीक है। और दोनों ही चीजें हैं, दोनों पॉइंट एक साथ देख लीजिए, टाई अप ऑफ गेस्ट फैकल्टी एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स में बेसिकली वो है जो रेगुलर आपसे टच में रहेंगे। जैसे मान ले रहे हैं 30 डेज की ट्रेनिंग है, 30 डेज का प्रोग्राम है, ठीक है। तो 30 डेज तक जो प्रोग्राम होगा उसमें डेली आप क्या क्या सिखाएंगे, तो डेली जो भी सिखाएंगे वो आप पहले से लिख के रखेंगे कि आज इस पे बात की जाएगी, आज इस पे बात की जाएगी, ठीक है, वो चीज हो जाएगी। और जो ट्रेनर्स होंगे 30 दिन तक जो रेगुलर आएंगे वो कंफर्म होंगे, उन्हें आप पहले से ही बता सकते हैं, हायर कर सकते हैं कि आपको 30 दिन के लिए हमारे साथ बने रहना है। 10 से 4 अगर टाइम है तो 10 से 4 आप वहीं रहेंगे जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेन करते रहेंगे। लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे भी रखने हैं आपको, गेस्ट फैकल्टी, जो पूरे समय तो नहीं, 30 डेज तो नहीं आएंगे, लेकिन वो 1 या 2 बार आकर, ठीक है, हफ्ते में 1 बार अलग अलग गेस्ट आप बुला सकते हैं और वो स्पेशली उनको कुछ टिप्स देंगे, कुछ नॉलेज देंगे। जैसे कॉलेज में भी आप देखते हैं, कॉलेज में रेगुलर क्लासेस आपकी चलती ही हैं, लेकिन गेस्ट लेक्चर भी होते हैं। तो गेस्ट लेक्चर क्यों जरूरी है, क्योंकि गेस्ट बेसिकली कहाँ से आ रहा है, वो सीधे वहीं से ही आ रहा है जहाँ आप बिजनेस करके जाएंगे। इसीलिए जो गेस्ट लेक्चर आपके यहाँ कराए भी जाते हैं कॉलेज में, वो मैनेजर्स के, ठीक है, और कहीं कोई रेपुटेड पोजीशन पे होता है, कोई जोनल मैनेजर, कोई बैंक का ऑफिसर है, उनके लेक्चर्स आपको कराए जाते हैं। अब वो पर्पस यही होता है कि वो आपको प्रैक्टिकली वहां पर इस समय क्या चल रहा है वो सिचुएशन आपको बता पाए, ठीक है। तो ये जो गेस्ट फैकल्टी है ये कौन होगी, तो जनरली ऐसा सोचा जाता है कि भाई जो सेम बिजनेस में जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप बेकरी के बारे में बताने जा रहे हैं कि बेकरी उद्योग या ब्रेड बनाने की फैक्ट्री कैसे लगेगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो लोग बेकरी चला रहे हैं, जिन लोगों ने ब्रेड की फैक्ट्रियां चल रही हैं जिनकी, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक गेस्ट के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि वो लोग बेसिकली उस चीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। रात रात दिन ब्रेड के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, बेकरी ही रन कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली कैसे रन हो रही है, प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, वो आपको बेहतर बता पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें होनी है, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स, यानी कि ट्रेनर्स कौन होंगे रेगुलर बेसिस पे, और बीच बीच में जो भी गेस्ट आप इनवाइट कर रहे हैं उनको पहले से ही नोटिस चला जाए, उनको पहले से ही आप इनवाइट कर लीजिए लेटर के माध्यम से, पर्सनली मिलकर, कि सर आपको फला फला डेट पर फला समय पर आपको आना है और ट्रेन करना है, ये तभी आ पाएंगे।
फिर बात आ रही है फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, तो किसी का माइक चल रहा है, इसको अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी हमें कहाँ पर चाहिए होगी, सोच के बताइए। Where do we need selection committee? At the time of placement. Not at the time of placement, but at the time of selection, at the time of recruiting the person, the candidates, right? क्योंकि हमें प्रोग्राम जब शुरू कराना है, देखिए होगा क्या कि आपके पास सीमित सीट्स होती है। भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें जो अरेंज करेंगे, तो आप दिमाग में एक नंबर भी लेके चलेंगे कि हमें 100 लोगों के लिए व्यवस्था करके चलनी है या हमें 50 लोगों को ट्रेन करना है, तो आपके पास सीट्स कितनी होंगी, 50। अब हो सकता है कि उस एरिया में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएं जो आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। मान लीजिए 500 लोगों ने आवेदन कर दिया, 500, और सीट्स कितनी है, 50 है, तो आप क्या करेंगे, यू नीड टू सेलेक्ट 50 कैंडिडेट्स आउट ऑफ दोज 500। तो आपको हर 1/10 हो गया चॉइस, मतलब हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति सेलेक्ट करना है। तो भाई ऐसा सिलेक्शन आप कैसे कर पाएंगे, कोई आप शक्ल देख के तो नहीं करेंगे। तो आपके लिए आपको क्या चाहिए, फिर एक सिलेक्शन कमेटी भी चाहिए, ताकि कोई क्वेश्चन ना करे, कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है, तो आप सिलेक्शन कमेटी में कोई सीनियर बंदे अलग अलग डोमेन के, जिनको जो साइकोलॉजी पढ़ पाए, जो इंटरव्यू ले चुके हैं या ले रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के हो, ठीक है, जो लीगल या कानून जानते हो, कानून की नॉलेज रखते हो, तो ऐसे लोगों को आपको सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनाना होगा, इंक्लूडिंग सम वुमेन पर्सनैलिटीज ऑल्सो। अगर उसमें कोई लड़कियां या लेडीज अगर उसका हिस्सा बनना चाहती हैं, तो उनके अधिकार क्या है, उनको हम शामिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई लेडीज भी वहां पे रखनी पड़ेंगी सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है, तो ये भी आपको एक पहले से देख लेना है कि ईडीपी प्रोग्राम चलाने के लिए हमें एक सिलेक्शन कमेटी भी चाहिए होगी, और वो सिलेक्शन कमेटी में 2 या 4 मेंबर होंगे। जो कमेटी का मतलब ये है कि उसमें एक से ज्यादा मेंबर होंगे, तो अगर 4 मेंबर या 5 मेंबर भी आप सिलेक्शन कमेटी में रखते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि वो किस बेस पर सिलेक्शन करेंगे, और उस सिलेक्शन के लिए उनको कौन कौन से पेपर्स की जरूरत है। जैसे आवेदन अगर करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे लिखा ही है इसके आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट में लिखा है डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये बेसिकली क्यों चाहिए डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि देखिए कोई भी चीज जब फ्री में बढ़ रही होती है ना, तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। ठीक है, कोई भी चीज जब फ्री होती है, तो सिलेक्शन कमेटी में आप क्या करेंगे, अगर आपने देखा कि भाई कहीं आप भंडारा चला दीजिए फ्री का, ठीक है, फ्री में आप कोई चीज बांटने लगी, जिसके पास होगी वो भी लेने आ जाएगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो भी लाइन में खड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। लेकिन जब आप कह देंगे, जियो की लाइन देखी थी ना आपने, जब जियो बढ़ रहे थे फ्री के सिम, आपने टीवी में न्यूज चैनल्स में देखे होंगे, बारिश हो रही है और सुबह 9 बजे अगर रिटेलर्स की शॉप खुल रही है, तो 8 बजे से लाइन लगा के लोग खड़े थे। हमारे देश की यूथ ही खड़े थे, आप लोग भी खड़े थे क्या? No, sir. अच्छा, आप लोग नहीं खड़े थे, तो आप लोग अच्छे बच्चे हो। ठीक है, वैसे जियो में देखा था, तो न्यूज़पेपर में आज से 2 या 3 साल पहले जब जियो शुरू हुआ था, तो रात रात से लाइनें लगना शुरू हो जाती थी, क्योंकि फ्री के सिम बट रहे थे। तो ये जब फ्री की चीज होती है ना, तो उसको आदमी सीरियसली नहीं लेता। तो क्या करना होगा कि आप उसके साथ में कोई अमाउंट भी एसोसिएट कर सकते हो, भले ही चाहे वो रिफंडेबल कर दीजिए। अगर आपने ये कर दिया कि भाई ईडीपी प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन 500 रुपये फीस रहेगी,
और एक फॉर्म आपको भरना होगा। फॉर्म के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के आधार कार्ड वगैरह, फोटो, ठीक है, डोमिसाइल, ये सारी चीजें, कास्ट का सर्टिफिकेट, ये सब चीजें लगेंगी। तो सिर्फ वही लोग आएंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक, ये जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पहले 500 लोग आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे थे, जब आपने सिलेक्शन कमेटी बना दी, जब आपने प्रोसीजर बना दिया, तो आप पाएंगे कि वो 500 में से कितने रह जाएंगे, उस 500 में से हार्डली 100 रह जाएंगे जो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। बस उन्हीं लोगों की आपको जरूरत है। तो ये सारा काम सिलेक्शन कमेटी देख लेगी, ठीक है। तो सिलेक्शन कमेटी क्या क्या देख लेगी, जैसे कि रूल्स बनाने, फिर कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा, उसमें आप रिटन टेस्ट कराएंगे या उसमें आप इंटरव्यू कराएंगे या फेस टू फेस आप मीटिंग कर लेंगे कैंडिडेट से, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप अमाउंट कितना रखेंगे फीस का, रिफंडेबल होगी या नहीं होगी, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। क्लियर है इतना? एनी कंफ्यूजन? Yes, sir. No, sir. चलिए, इसमें फिर आगे, अब टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट बचे, कल हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। इनिशियल प्रिपरेशन वाला इतना ही, ओके। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।